कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसको पार करके ही हम आगे बढ़ते हैं, उससे फाइट करके ही आगे बढ़ते हैं। तो तरह तरह के लोग आपके जीवन में आते रहेंगे, आपको बाधित करते रहेंगे, आपके ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हम उनसे फाइट करें, उनको कैसे टाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बेसिकली इस लेक्चर में भी आपको कुछ कठिनाइयों के बारे में ही समझाऊंगा कि करंट कैसे उनको पार करता है और उनको यूज करके अपना अलग अलग रूप दिखाता है, अलग अलग इफेक्ट दिखाता है। तो करंट से भी आप सीख ले सकते हैं कि कैसे इसके रास्ते में इतनी कठिनाइयां आती हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने उजाला भरता रहता है, ठीक है, हवा देता रहता है, गर्मी देता रहता है, जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हर एक चीज देता है। कौन? करंट। तो सभी लोगों का लेक्चर नंबर 4 में बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिसिटी के। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का नाम आपने सुना ही होगा, कठिनाइयां, बाधाएं, जो भी मैं बोल लूं सब कुछ यहाँ पर सेम है। करंट के लिए कौन है? रेजिस्टेंस। और यही चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, इनको कैसे करंट हमारे टैकल करते हैं, कैसे इनको पार करके भी हमें चीजें देते रहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। अभी तक लेक्चर नंबर 3 हो चुका है, तो जितने लोगों ने अभी तक 3 नंबर लेक्चर नहीं देखा है, फटाफट से जाइए लेक्चर देखिए कंप्लीट, फिर समझिए क्या क्या चीजें हैं। और टेलीग्राम में दैट इज @rankers ATSC 2023, ठीक है, ये फटाफट से आपका टारगेट है बेटा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, जितने भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन, एग्जाम फॉर्म्स की डेट की नोटिफिकेशन, सब कुछ यहीं पर आपको दी जाएगी। तो इतना एश्योर रहिए कि इस चीज को ज्वाइन करके अपने आप को मुक्त कर लीजिए कि भाई अब मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म आएगा, भैया बताएंगे, जो भी आएगा सब कुछ ग्रुप पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना काम जस्ट आपको करना है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, जस्ट फॉर दोम, ठीक है, उनके लिए है बस नोटिफिकेशन बेटा कि ऐप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके रैंकर्स NTSC ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी फ्री चीजें आपको दी जा रही है उनका सुविधाएं उठाइए। ठीक है, और कुछ पेड अपॉर्चुनिटीज भी है, टेस्ट सीरीज है अपने पास, पर्सनलाइज मेंटरशिप है, और अभी 3 दिन के लिए आपके लिए लिमिटेड सीट्स आपके लिए अलॉट की गई है, लिमिटेड सीट्स। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारिए, क्योंकि अगर आप एफर्ट मारेंगे तभी आप कुछ ना कुछ पाएंगे। ठीक है, अगर देखो यार, एक चीज आप जरूर समझिएगा, एक चीज छोटी सी मैं बता रहा हूँ कि आप लाख मेरे से उम्मीद लगा के रखें, लाख किशन भैया से उम्मीद लगा के, लाख अपने पेरेंट्स से, लाख अपने टीचर से उम्मीद लगा के रखें, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मार रहे हो तो कोई काम नहीं आएगा, किसी का एफर्ट काम नहीं आएगा आपके लिए। जो भी काम आएगा आपका खुद का एफर्ट काम आएगा। तो आप खुद से एफर्ट मारिए, चीजें समझिए, जितना एफर्ट खुद से मारना अभी सीख जाओगे उतना आगे के लिए तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है, वो चीज आपको इस चीज में सिखाई जाएगी पर्सनलाइज मेंटरशिप में, कैसे खुद से एफर्ट मारें, कैसे इफेक्टिव प्लान बनाएं, कैसे इफेक्टिव चीजों को एग्जीक्यूट करें, ये मैं सिखाने की अब कोशिश कर रहा हूं आपको। अच्छे तरीके से इसमें आइए और उस चीज को सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और बहुत सारी चीजें हमने करंट के बारे में देखा था, करंट क्या होता है। अगर मैं करंट को बोलूं कि भैया इस पाइप से, मान लीजिए वायर है, इससे अगर आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से पास कर रहा है, तो आप सिंपली समझ क्या रहे हैं भैया करंट क्या होगा, कि अगर ये डेफिनेटली एरिया में बोलूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, आई की अगर मैं बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम में, यही क्या होता है, हमारा करंट होता है, और यही हम जानते हैं। और कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो Q बराबर NE हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर की जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाएगी तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं Q बराबर NE, और इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके। और इस पर बेस्ड बोर्ड में NTSC में बेसिक सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, आराम से इसको समझिएगा, आराम से यूज करिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। अगर किसी Q चार्ज के दूरी से मैं पूछता हूं तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाया, अच्छे से डिफाइन करवाया। तो सारे लेक्चर्स देख लीजिए जाके, लेक्चर नंबर 3 तक आपकी चीजें हुई और बहुत बढ़िया लेवल पर हुई। ठीक है, बेसिक्स टू एकदम बेसिक से मैंने चीजों को पकड़ा है और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, आप जेई मेंस तक के क्वेश्चंस लगाओगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक है, जेई मेंस तक के भी क्वेश्चंस आप लगाओगे और लगवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, अभी एक सीरीज मैंने शुरू करी थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा था मैं सिलेक्टिव, वो मेंस के ही क्वेश्चंस थे। अभी क्यों स्टॉप करके रखा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो जाएंगी, आपको फटाफट से आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 3 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट मतलब कितना भैया, 1 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 एम्पियर क्या है आपका, करंट है I। ठीक है, तो यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज निकालिए पहले, Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा। बोलो तो कितना नंबर ऑफ चार्ज भैया जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 3 सेकेंड में, तो 3 कूलॉम तो चार्ज चला गया।
ठीक, अब 3 कूलम चार्ज चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, n बराबर q बाई ई होगा। ठीक, तो q कितना है 3, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे यहाँ से फटाफट से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फटाफट 3 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो 30, तो ये अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो 1.9 के आसपास आएगा, ऐसा समथिंग आएगा। ठीक है, ये 19 के आसपास। ठीक, इस तरीके से कुछ आएगा, आप देख लेना n बराबर। ठीक है, 1.9 या 1.8 जो भी आए इस तरीके से कुछ जरूर आएगा। ठीक है, चलो इतना आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क में था एक बार मिला लेना कि क्या सही है आपका। आपने अटेम्प्ट, देखो अटेम्प्ट आप घर पे करके आओगे, मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा आप कर लोगे। घर पे पता चला कि बस भैया यहाँ दे रहे हैं वही वाला काम कर रहे हैं जो स्कूल्स के साथ करते हैं कि स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, बैग लेके आते हैं, घर पे फेंक देते हैं बेड पे, फिर जब स्कूल जाते हैं तभी उठता है किताब कापी। अगर इस बिहेवियर में हो बच्चा तो बहुत गलती कर रहे हो तुम, फ्यूचर में बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज जरूर सुधार लो अभी से कि भैया ये वाली गलती ना करो कि अरे यार भैया हम तो बस आपकी क्लास देखते हैं फिर अगले दिन फिर से आके देखते हैं, बीच में कुछ हमारा रोल, एक्स्ट्रा रोल कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, बीच में अपना रोल जरूर निभाओ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द वायर इन 2 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्यू निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ चार्जेस या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज बोला गया, क्यू की वैल्यू पूछी गई है तो आई इंटू टी लगाइए, फटाफट से आंसर हो जाएगा। आई कितना है 5 है, टी कितना है 2 है, कितना आ गया भैया 10 कूलम ऑफ चार्ज जा रहा है, बात खत्म। ठीक है, 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो यही तो निकालना था, अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बेसिकली। ठीक है, हो गया खत्म। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाधाओं की, कठिनाइयों की। ठीक है, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तो याद नहीं आएगा बट आ जाएगा, चलो देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आ जाए। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता क्या है रेजिस्टेंस, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये है बाधा। ठीक है, इसके बहुत पर्यायवाची हैं, अड़चन अगर बोल दूं मैं। ठीक है, अड़चन बोल दूं। ठीक है, तो ये भी आप, या रोड़ा। ठीक है, कठिनाई अगर बोल दूं तो सिंपल सी बात करता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज वेरी सिमिलर टू बाधा। ठीक है, जैसे हम मान लो अगर मार्केट में जाते हैं, रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि मान लीजिए ये क्या भैया, ये मार्केट का रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है मार्केट का, और यहाँ से आप बाइक पर बैठे हुए हीरो बन के यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, ये बाइक पर बैठे हुए आप निकल रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप जा रहे हैं और ये बाइक को आप एकदम एग्जाम्पल की तरह लीजिए, आई करंट की तरह, आप खुद को एकदम करंट की तरह लीजिए। ये मार्केट है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है मार्केट। ठीक है, एक सिनेरियो समझिएगा, मार्केट का रास्ता यहाँ से क्या है, ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग, और यहाँ पर क्या है क्लोजिंग। थोड़ा सा सिनेरियो समझ जाओगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा। ये मार्केट को क्या हम समझते हैं, कंडक्टर की तरह समझते हैं। इसको किसकी तरह समझते हैं, कंडक्टर की तरह। बस 2 चीजें मैं समझाऊंगा, उतने से ही तुम्हारा रेजिस्टेंस एकदम पानी पानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, इस सेटअप पे थोड़ा सा देर बाद आते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन यहाँ पर देख लो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर हाउ मच फ्लो ऑफ दिस चार्ज इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द सर्किट। डायग्राम से देखिए तो यहाँ से हम वोल्टेज से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंडक्टर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक बाधा प्रोवाइड कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। और यही कितना रोकता है, कितना रोक पाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। कितना वो कठिनाई से इलेक्ट्रॉन पास करता है। ऐसा नहीं कि कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, वहां से पास उतने ही करेंगे लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ करेंगे। ठीक है, देखो जैसे आप यहाँ से मान लो निकल रहे हो, एक सिनेरियो बस समझ लो, उसके बाद की कहानी बहुत सिंपल होगी और आसान होगी। यहाँ से मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट से, और आप यहाँ से जा रहे हैं, बीच में आपको तरह तरह के बाइकर्स मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे बाइकर्स, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी होंगी, यहाँ पर कुछ खड़ी होंगी, यहाँ पर कुछ खड़ी होंगी, यहाँ पर कुछ खड़ी होंगी, और ये क्या करेंगे, आपके लिए ट्रैफिक का काम करेंगे। ये आपके लिए क्या करेंगे, ट्रैफिक का काम करेंगे, और यही ट्रैफिक आपके लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यही ट्रैफिक क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब एक बात बताइएगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी। निकलोगे तो नो डाउट आप उसी वायर से, मार्केट से मान लो आपको निकलना, यहाँ से जाना और निकलना यहाँ से, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझना। ये मार्केट है, आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, बीच बीच में ये कुछ व्हीकल्स खड़े हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा। ठीक है, ट्रैफिक क्या होगा, जाम होगा भाई वहां पर। ठीक, अब नो डाउट आप यहाँ से निकलोगे जरूर, लेकिन आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी होंगी, और वही डिफिकल्टीज जो आप फेस करते हो वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है।
और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की केस की बात करें, करंट की केस की बात करें, तो ये आई क्या भैया, करंट है। ये कंडक्टर में यहाँ से एंट्री ले रहा है, ये वायर है। अब इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं। इनके मोशन से इस वाले करंट को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इससे दिक्कत होगी, इसके मूवमेंट से, उससे बच बचा के उसे निकलना पड़ेगा, ठीक है, टकरा के वापस ना आ जाऊं, तो उससे बच बचा के वो निकल रहा होगा। वही जो निकलने में कठिनाई उसको फेस करनी पड़ रही है, वही क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस है अपनी। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसको थोड़ा समझते हैं। कठिनाई समझ में आ गई, कितनी कठिनाई हो सकती है इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन से। ठीक है, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके का कुछ है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक है, इधर 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 भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर भाग रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसता है तो उसको दिक्कत होगी ना, इनसे टकरा जाएगा, हो सकता है इनसे टकरा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा इस वायर से जरूर, लेकिन उसको कठिनाई बहुत होगी, उसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा। और ठीक है, ये रेजिस्टेंस कौन फेस करवाता है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या क्या चीजें जो कंडक्टर में बदलाव करने से उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कंडक्टर में बदलने से उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कंडक्टर का बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अभी समझाऊंगा आपको। लेंथ ऑफ कंडक्टर अभी समझाऊंगा आपको। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। चलिए बहुत बढ़िया, आइए इधर। सबसे पहला क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ। तो क्रॉस सेक्शन के लिए मैं मार्केट वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये क्या भैया, अपना एक छोटा सा वायर एक है ये, ठीक, एक छोटा सा क्या, एक थोड़ा सा बड़ा वायर ये बना लेता हूँ। ठीक है, एरिया के ऊपर देखिएगा, मार्केट की ही बात करूंगा मैं आपसे, दूसरी बात नहीं करूंगा। यहां से आप चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बन के, यहां से चल रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन बन के। अब बताइए, आपको अगर चौड़ा रास्ता होगा तब ज्यादा आप दिक्कत फेस करेंगे, या फिर पतला रास्ता होगा तब ज्यादा फेस करेंगे। देखो, अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये दूर दूर प्रेजेंट होंगे, इसमें दूर दूर प्रेजेंट होंगे। जितना चौड़ा रास्ता होगा भाई उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। बोलो, नंबर ऑफ एरिया, जितना एरिया बढ़ेगा हम आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से। देखो, गाँव में जब पतली गली से निकलना ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर बड़ी चौड़ी गली से, उसमें भी गाड़ियां रहेंगी, लेकिन आपकी इस तरीके से अरेंजमेंट होगी कि आप बीच में से निकल जाओगे। उसमें भी नो डाउट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उस एरिया की रिक्वायर्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो सकती है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि वहां से आपका निकलना आसान होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है, कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई? क्यों? आप कंपेयर करके देख लो गली से और एक बड़े से रास्ते, चौराहे वगैरह कुछ समझ लो, बड़ा सा हाईवे समझ लो। ठीक है, तो गली से निकलना ज्यादा आसान है या फिर चौराहे से या फिर हाईवे से? तो दोनों को कंपेयर करके देख लो। हाईवे से ऑब्वियसली, क्योंकि रोड चौड़ा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगी, बट उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि हम आसानी से वहां से निकल जाएंगे। तो एरिया पर। दूसरी लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, एक बताइए कि एक मार्केट क्या भैया, छोटा सा है, सेम एरिया हम दोनों का रखते हैं। ठीक है, एक मार्केट छोटा सा है, ठीक, और दूसरी गली क्या भैया, दूसरी गली क्या है, बहुत लंबी है। एक छोटी सी गली है, एक लंबी गली है। आप किस में जाना पसंद करेंगे? ये L1 है, ये L2 है। ठीक, इसका एरिया क्या भैया, A2 था, इसका एरिया A1 था। एंड वी नो A2 इज ग्रेटर देन A1 एंड वी नो L2 इज ग्रेटर देन L1। ठीक, तो अब भैया बताइए, यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से निकलना है, आप किस में जाना पसंद करेंगे? आपको परेशानी नहीं फेस करनी है, आप परेशानी नहीं फेस करना चाह रहे हैं, तो आप किस वाले लेंथ में जाएंगे? बोलेंगे भैया यहाँ से रेजिस्टेंस तो मुझे जैसे घुसूंगा मिलने लगेगा, इसमें भी मिलेगा, उसमें मिलेगा, लेकिन ज्यादा देरी तक किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो ये वाली कहानी रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी भैया, ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस मिलेगा, जबकि यहाँ से तुरंत ही खत्म हो जाएगा, इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इस पॉइंट से, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि जितना ज्यादा लेंथ होगी भाई हमारी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक पूरे मार्केट में, जितना मार्केट का लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना होगा, जितना छोटा लेंथ होगा उतना कम में ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए तीसरी चीज की बात करते हैं। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर की भी बात यहाँ पर कर लेता हूं मैं आपसे। मटेरियल ऑफ कंडक्टर थोड़ा समझ लीजिएगा। हम देखो, आपका जो बल्ब होता है, ठीक है, टंगस्टन, 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 ठीक, और जो हम कॉपर का वायर यूज करते हैं अपने घरों पे, ठीक, कॉपर का वायर यूज करते हो। अब टंगस्टन क्या, दोनों मेटल है भाई ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन टंगस्टन हम देखते हैं बल्ब में यूज करते हैं, और बल्ब में ये क्या करता है, लाइट देता है। ये क्या करता है, लाइट हमें प्रोवाइड करता है।
जबकि ये क्या करता है, करंट पास करने के काम आता है। ठीक है, अब ये बात बताइएगा आप जरा कि हम टंगस्टन का वायर क्यों नहीं यूज करते घर से बाहर से बिजली अपने घर तक लाने के लिए, टंगस्टन का वायर क्यों नहीं यूज करते? क्या ये पॉसिबल है कि हम टंगस्टन के वायर से खंबे पे से लाइट अपने घर तक लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाओगे। क्यों नहीं लेके आ पाओगे? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और ड्यू टू दैट ये क्या करता है, जो करंट होता है, जो करंट है उसको क्या कर देता है, हीट के फॉर्म में जनरेट कर देता है, और हीट क्या हो जाती है, लाइट के फॉर्म में जनरेट हो जाती है, जो हम बल्ब में देखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो करंट कैरिंग के लिए है ही नहीं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, टंगस्टन का बहुत ज्यादा होता है, लगभग अप्रॉक्स बहुत ज्यादा, तो हम वो हमारे लिए है ही नहीं, वो करंट के लिए है ही नहीं, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जबकि कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है भैया। कॉपर के अंदर सिल्वर के अंदर बहुत कम है रेजिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं भैया, रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करते हैं करंट को। तो भाई वायर में जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट बहुत आसानी से पास करेगा, तो भाई इसमें करंट जाना ही नहीं चाहेगा, जबकि इसमें जाएगा। बोलो कठिनाई, आप जहां जाम लगेगा, पता है आपको यहाँ पर ट्रैफिक, आप उस रास्ते पर जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन जहां पर नहीं है उस रास्ते से फटाफट निकल जाओगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ऑफर नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है बेसिकली, तो करंट यहाँ से निकल जाता है। तो मटेरियल मतलब मटेरियल टू मटेरियल भी डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, चेंज करती है। तो मटेरियल जैसा होगा उसकी रेजिस्टेंस चेंज करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? चौथा है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम चौथा भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो मेटल्स के केस में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो इन तीन चीजों को कंसिडर करते हुए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमारी निकल के आई थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, बट टेम्परेचर इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये वाली केस सिर्फ मेटल्स के लिए है, अगर हम यहाँ पर मेटल्स की जगह कुछ और रखते हैं, नॉन मेटल रखेंगे, तो वो केस बदल जाएगी, इसलिए कंटिन्यूअस केस नहीं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसका क्या मतलब, रो एल, यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं, तो अगर कंबाइन करके लिखूं यहाँ पर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। मतलब आर और एल बाई ए का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो वो कांस्टेंट निकल के क्या आता है, आर बराबर, इक्वालिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले आते हैं, विच इज रो एल बाई ए। इसको रो बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फटाफट लिख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और रो क्या है, रो इज रजिस्टिविटी, ये कंडक्टर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी अभी डिफाइन करा दूंगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और ए क्या है भैया, तो ए इज एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, समझ में आ गई बात? इतनी तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से रो एल, यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, यहां से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, बट इसको हम ओम में लिखते हैं। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ओम, या फिर हम इसको दिखाते हैं इस तरीके के सिंबल से। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम या फिर ये वाला काम। क्लियर है बात? इतनी फंडा अगर क्लियर हो तो बात करते हैं आगे। चलिए, इतनी बात, आगे पेज नहीं है। हाँ, अब आगे थोड़ा सा यहाँ पर मैं, पेज तो नहीं है बट यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, यहीं पर समझा दे रहा हूँ रजिस्टिविटी के बारे में, क्या होती है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी देखिए, अगर मैं यहाँ से रो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इस रो की मैं बात करूँ तो इस रो का फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंसिडर केस कर रहा हूँ, एक कंडक्टर मान रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, मेरी एक एजम्पशन है आपको प्रूव कराने के लिए। तो मैं इसकी वैल्यू एल बराबर क्या है भैया, ये है। ठीक, तो यहाँ पर रो में रखता हूँ, रो बराबर आर इंटू, आर इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक, तो इंटू 1 अपॉन 1। तो यहाँ पर रो बराबर क्या आ गई, आर आ गई। तो कुछ डेफिनेशन निकल के आई क्या अंदर से, कुछ डेफिनेशन निकल के आई क्या अंदर से, क्या निकल के आई, डेफिनेशन कुछ निकल के आई। देखो क्या निकल के आई भाई, क्या निकल के आई कि वो कंडक्टर, ठीक है,
अगर कोई भी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर आप डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग होगी, रेजिस्टिविटी ही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, हर कंडक्टर की अलग अलग होती है, ठीक है, फिक्स होती है, हर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है। यहाँ पर बोला तो मैं कि ये कांस्टेंट है, नो डाउट ये क्या है, कांस्टेंट है, बट हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। आप मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या है, अगर कोई भी कंडक्टर आप ले रहे हैं उसका 1 मीटर और उसके एरिया, उसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। देखो ये कंडक्टर मैंने चूज किया जिसका लेंथ कितना था 1 मीटर और इसका एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस केस में, वही रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। अंडरस्टूड, समझ में आया। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हमारी करंट को, उतना ही रेजिस्टेंस हमारी रेजिस्टिविटी के बराबर होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ हैविंग 1 मीटर एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। इज इट क्लियर? मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्लियर हुई। यूनिट की बात करूं तो यहाँ से यूनिट लिख लीजिए। यूनिट की बात करता हूं आपसे तो रेजिस्टेंस की होती है ओम, यहाँ पर ओम मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर आती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। खत्म, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। अलग अलग मटेरियल्स की यूनिट रेजिस्टिविटी आपको एनसीईआरटी में गिवन होगी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। When the length of conductor is doubled and the area of cross section will remain same, then the resistance will remain same, will doubled, will become half, will increase by fourth। इस पर वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर मिलते हैं, वेरियस क्वेश्चंस। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस के लिए वेरियस क्वेश्चन, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आएंगे कि लेंथ वेरी कर दिया गया, वॉल्यूम वेरी कर दिया गया, एक वायर को स्ट्रेच करके चौड़ा कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, जो भी किया गया वो सब कुछ हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए फटाक से। मान लीजिए कोई एक लेंथ था, ठीक, यहाँ पर एक वायर था इतना लेंथ का, पहला क्या था एल लेंथ का, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर बराबर रो एल बाई ए। अगर इसका एरिया ए था और रेजिस्टिविटी रो थी तो ये आ गई पहला उसकी रेजिस्टेंस R1। ठीक, अगर मैं बात करूं अब क्या कर देना हूं, लेंथ में डबल कर देना हूं, जबकि एरिया सेम है। लेंथ ये क्या हो गई 2L हो गई, एरिया अभी भी ए है और सेम मेटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसको दिखाती है, मटेरियल को दिखाती है। बेटा इस बात को अपने दिमाग में आप रखिएगा, मटेरियल, जैसे ही मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर R2 की बात करूं, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू 2L बाई ए। ठीक, तो यहां से अगर मैं बात करूं 2 कॉमन ले लो तो रो एल बाई ए, 2 इंटू, और यही रो एल बाई ए है क्या, ये देखिए, तो R2 बराबर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ R1 आ गया यहां से, बस खत्म कहानी। तो भैया डबल्ड हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे आइए। अब आता है यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही मजेदार चीज आती है, ओम्स लॉ। यहीं से तो असली शुरुआत होती है इस चैप्टर की, और यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी आप जो ओम्स लॉ पढ़ रहे हो बहुत ही मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्राइज्ड फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है, मतलब बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में पढ़ोगे, बट जब 12th में जाओगे बहुत डिटेल में इसको पढ़ोगे। ठीक, तो ओम्स लॉ को समझने के लिए कुछ यहाँ पर सिनेरियो पहले समझते हैं। ये हमारा क्या है कंडक्टर, ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है कंडक्टर, ठीक, ये क्या है भैया, हम पोटेंशियल, बैटरी, दैट इज बैटरी का काम कर रहा है, ये हम बैटरी को लगाए हैं, ये क्या कर रहा है पोटेंशियल को क्रिएट कर रहा है, और ये क्या हमारा करंट है। ठीक, तो उन्होंने देखा भैया ये देखो ये क्या है, ये क्या ऑफर हो रहा है, ये देखो रस्सी बांध के क्या ऑफर किया जा रहा है, रेजिस्टेंस, उसको पास करने में कितनी कठिनाई दी जा रही है ना, समझ में आई रेजिस्टेंस। देखो और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि करंट को पास किया जा रहा है, तो ये मेटल क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है भैया, यही तो है भैया रेजिस्टेंस, यही तो प्रोवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस, रस्सी से बांध के इसको निकलने दे रहे हैं। नो डाउट ये निकलेगा, अब जैसे जितना हाई रेजिस्टेंस उतना ही रस्सी ये टाइट होगी, उतना ही ये निकलने में इसको कठिनाई होगी। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हो आप। ठीक है, ओम्स लॉ समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं ये चीज फिगर आपको समझा रहा हूँ कि बैटरी का काम होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे, करंट को जनरेट करे। ठीक, करंट को निकलने के लिए कौन ज्यादा दिक्कत देता है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको कठिनाई प्रोवाइड करता है, ये इसको टाइट करता जा रहा है, इसको निकलने में दिक्कत हो रही है।
ठीक है। तो ओम्स लॉ ने क्या किया, ओम साहब ने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जरा यहाँ पर समझिएगा। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ, ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, कंडक्टर है कोई, इसके क्रॉस मान लीजिए हम बैटरी लगा रहे हैं जिसकी पोटेंशियल V है, और इसमें करंट अगर कितना जा रहा है बेटा, I जा रहा है। वो कह रहे थे कि जितना ज्यादा हम V की वैल्यू बढ़ा रहा था, उतना ही उसमें कंडक्टर में I की वैल्यू बढ़ रही थी। अगर V की वैल्यू घटा दे रहा था तो I की वैल्यू भी घट जा रही थी। मतलब जिस रेशियो में V को बढ़ा रहे थे, उसी रेशियो में I भी चेंज कर रहा था उसका। समझ में आई बात, अगर I बढ़ाए, V बढ़ाए तो I बढ़ गया, ठीक है, V घटाए तो I भी घट गया। तो जैसे V की वेरिएशन हो रही थी, वैसे ही किसकी वेरिएशन हो रही थी, उसकी भी। मतलब पहले मान लो अगर 10 वोल्ट की बैटरी लिया था उन्होंने, तो यहाँ से करंट मान लो अगर 1 एम्पियर जा रहा था, मान लो अब उन्होंने 20 वोल्ट के लिए लिया, तो अब उनको क्या मिला, 2 एम्पियर मिला करंट उसमें। मतलब दोनों का रेशियो हमेशा क्या था, कांस्टेंट। देखो एग्जांपल देख लो यहाँ पर, अगर मैं वी और आई का रेशियो बोलूं तो 10 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, तो इसकी रेशियो क्या आई, 10 आई। दूसरी बार देखो 20 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, काट के देखोगे 10 आएगी। मतलब दोनों का रेशियो जो था वो फिक्स कंडक्टर के लिए, सेम कंडक्टर के लिए क्या था, सेम था। समझ में आई बात। तो ये ओम्स लॉ, ये ओम साहब का था नियम कि भैया हम क्या करते हैं, V बाई आई अगर रखते हैं, V बाई आई अगर हम रख रहे हैं, V बाई आई, तो इसका जो रेशियो हमेशा वो कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से पहली चीज जो लिख लीजिएगा, V बाई आई बराबर एक कांस्टेंट आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और इसको थोड़ा सा अगर सर्टिफाइड फॉर्म में लिखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा था। तो ये कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू जब उन्होंने कैलकुलेट करी, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई रेजिस्टेंस के बराबर। यही बड़ी मजेदार चीज थी। जो ये कांस्टेंट की वैल्यू थी, कितना एक फिक्स रेशियो आ रहा था, जो एक फिक्स कांस्टेंट रेशियो आ रहा था, वो क्या आ रहा था, रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा था, जो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से जो ओम्स लॉ निकल के आया वो क्या गया, V बराबर R इंटू आई आया, विच इज V बराबर IR। हमें पढ़ने की आदत होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, हर जगह यही लगेगा आपकी। वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ भी निकालना होगा अगर आपको, तो यही लॉ लगेगा। ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि इसका रेजिस्टेंस R है, इस कंडक्टर का वोल्टेज अगर V अप्लाई करते हैं तो करंट I कितना होगा, तो I मस्ट बी इक्वल टू जितना वोल्टेज अप्लाई किया और उस कंडक्टर की जितनी रेजिस्टेंस है, ये क्या होगी, उसके लिए करंट होगी। जस्ट इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। मैजिक ट्राइंगल देख लीजिए, ओम्स लॉ याद करने का ट्रिक है कि भैया जो चाहिए, ये मैजिक ट्राइंगल है, ये क्या बता रहा है, ये वाला चीज क्या बता रहा है भैया, ये वाला जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है ना, वो वाली लाइन है ये। ठीक है, वो वाली लाइन, जैसे 2/3 होता है ना, तो ये वाली लाइन ये है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, मान लीजिए आई चाहिए, तो आई को खत्म कर जाइए आप। अब बचा क्या, आई चाहिए, तो आई बराबर V बाई आर, V के नीचे आ रहा तो V बाई आर। ठीक, खत्म। दूसरा मान लीजिए अगर मुझे क्या चाहिए, यहां से इसको हटाइए, मुझे मान लीजिए V चाहिए, V चाहिए तो V चाहिए, तो V खत्म। तो V बराबर क्या आ जाएगा, I इसके सामने आई, तो I के बाद R। मान लीजिए R चाहिए आपको, तो कैसे आप R निकालेंगे, देखिए R चाहिए आपको, तो यहाँ पर R को खत्म कर लीजिए। R बराबर क्या होगा, V के नीचे आ रहा है तो V बाई आई, खत्म। ठीक है, तो कुछ भी चाहिए, इस मैजिक ट्राइंगल से आप V बाई आर, V ओम्स लॉ को निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ को फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ का रिलेशन बताता है ये, ओम्स लॉ का रिलेशन बताता है। क्लियर है मेरा बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, दो चीजें और आती हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ओहमिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक आता है नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। यहीं पर बात आती है, ये थोड़ी सी आप समझ लीजिएगा। मे भी आपके पूछा जाए या फिर ना भी पूछा जाए, वो हमारी बात की बात है, वो हम समझ लेंगे। ओमिक रेजिस्टेंस क्या भैया, ऐसा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होते हैं रेजिस्टेंस विच फॉलोज ओम्स लॉ, बात खत्म। एंड विच डोंट फॉलो ओम्स लॉ, बात खत्म।
देखो इसका क्या मतलब, अगर हम किसी भी कंडक्टर को ले रहे हैं कि वो ओमिक कंडक्टर है, ओमिक रेजिस्टेंस है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर उसके लिए V बाई आई का रेशियो हम किसी भी कंडीशन पर लें तो हमेशा R ही मिलेगा। बट यहाँ पर V बाई आई का रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, आपको हर बार कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ये वाली कहानी। ठीक है, समझ में आई बात। जबकि ये क्या बोलता है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, R को हटा के कुछ और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ। ये क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। यही तो ओम्स लॉ था भाई कि V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा भैया, अलग अलग जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी और वो कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब यहाँ पर लिख दीजिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करेंट। समझ में आई बात। जो आपके घर में डायोड लगे होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। बाकी जो वायर होते हैं ये सारे क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट देता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख लो आप, वायर जो आप यूज करते हैं वो ओमिक होता है, जबकि यहाँ पर जो आप डायोड यूज करते हो, ठीक है, डायोड यूज करते हो या फिर रियोस्टैट यूज करते हो, उसको वेरी करा सकते हो आप रियोस्टैट से। ये वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा, आपके लिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब कुछ ग्राफ आता है ओम्स लॉ का, वो देख लीजिए। ओम्स लॉ क्या था भैया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। V बराबर I इंटू R, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्लोप उसका क्या होगा, M बराबर R, स्लोप क्या होगा, ये होगा R, और स्लोप हमेशा क्या देगा, V और I के ग्राफ का स्लोप हमें R देगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। तो V ये क्या है भैया, करंट है, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज है। दोनों एक्सिस को बदल भी सकते हो, सेम रेशियो, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो दोनों को बदल भी लेना। तो V और I अगर दोनों का स्लोप लेते हो तो स्लोप हमें क्या दे देगा, R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये I वर्सेस I और इसका है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। अगर V वर्सेस I होता, ये अगर V वर्सेस I होता तो उसका स्लोप R देता। V वर्सेस I का ग्राफ लिख लेना, V वर्सेस I का ग्राफ, या फिर अगर I वर्सेस V का ग्राफ होगा तो वहां पर जो स्लोप होगा वो क्या देगा, हमें इनवर्स ऑफ R दे देगा। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ R दे देगा। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द गिवन ग्राफ। फटाफट से बताइए, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। चलिए फटाफट सॉल्व करिए बेटा। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, R1 और दूसरा है R2। दोनों में से लार्जर कौन है, R1। चलो ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं, R1 इज ग्रेटर देन R2, दूसरा R2 इज ग्रेटर देन R1, तीसरा R1 इज बराबर R2, चौथा मुझे नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सारे एक ऑप्शन ऐसा भी हो कि आपके पास ना हो। ठीक है भैया, वो तो आपने दिया ही नहीं जो मेरा सही है, मुझे आता ही नहीं, तो वो वाला आपने दिया ही नहीं भाई, मैं कैसे बताऊं। तो चलो वो वाला भी ऑप्शन ले लो। ठीक है, चलो V वर्सेस I का ग्राफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अभी मैं बता भी दे रहा हूं यहाँ पर, V अगर V वर्सेस I का ग्राफ होगा, ठीक, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो R होगा। अगर यहाँ पर I वर्सेस V का ग्राफ होगा तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/R होगा। ठीक, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। क्यों, क्योंकि आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं V बराबर IR और I बराबर V 1/R इंटू V। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से आप समझ सकते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, तो बेसिकली V वर्सेस I बनाएंगे, ग्राफ सेम बनेगा दोनों का, नो डाउट, दोनों स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्लोप का बदल जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक का स्लोप क्या आएगा, I/V आएगा, एक के केस में V/I आएगा। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक करंट को बराबर कर लेता हूँ, करंट को कांस्टेंट कर लेता हूँ। तो मतलब करंट को कांस्टेंट करने के लिए हम उसके क्या करते हैं, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसके इस केस में भी 0.3 करंट होगा, इस केस में भी, दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इस केस में पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा, पोटेंशियल इसमें ज्यादा होगा, पोटेंशियल इसमें ज्यादा होगा। तो V बराबर I इंटू R होता है। I हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या बात, बोलो। I हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, उसके लिए हम I पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
तो दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज्यादा, तो R1 का पोटेंशियल क्या है बेटा, यहाँ पर 12 और के आसपास होगा, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 12 5 में कौन ज्यादा है, 12 ज्यादा है, मतलब R1 की क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। करेक्ट, A1 भी करेक्ट आंसर। चलिए, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बोलो, नहीं समझ में आई हो तो देख लो यहाँ पर फटाफट पहली बात देख लो कि V वर्सेस I का अगर ग्राफ आप ले रहे हैं, इसका स्लोप अगर आप लेते हैं बच्चा, तो ये स्लोप क्या दे देगा, इसका स्लोप क्या दे देगा, V बाई I देगा। हमें पता है कि V बराबर IR होता है, और यहाँ से अगर V बाई I निकालें तो ये क्या होगा, R के बराबर आएगा। तो यहाँ से स्लोप क्या दे दिया, R दे दिया। मैं जान रहा हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हो मन मन में कि भैया क्या बता दिए V वर्सेस I और I वर्सेस V का। यहाँ पर I वर्सेस V का देखिए, जो नहीं पढ़ा है ग्राफ उसका नहीं होगा, इतनी बात समझ जाइएगा। अगर यहाँ पर ये बात करूं तो ये I होगा, ये V होगा, ठीक। तो यहाँ से स्लोप की बात करूं तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, I अपॉन V होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको तोड़ता हूं मैं, तो ये R इधर भेज देता हूं, तो V बाई R बराबर क्या होगा, I होगा, और I बाई V क्या होगा, 1 बाई R के बराबर होगा। तो स्लोप क्या आ जाएगा, 1 बाई R। तो ध्यान रखना कि किस ग्राफ का स्लोप ले रहे हो और स्लोप क्या देगा। अगर V वर्सेस I का स्लोप ले रहे हो तो R दे देगा आपको, अगर I वर्सेस V का दे रहे हो तो 1 बाई R देगा आपको। इस बात का जरूर अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये होमवर्क नंबर 1 है आपके लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पर, एन EMF सोर्स ऑफ 8.0 वोल्ट। मैं जान रहा हूँ आप बोलेंगे कि भैया ये तो आपने पढ़ा है नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ा है कि आप खोजेंगे तब करेंगे इसको। चलिए करके आइएगा। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर रहा, थोड़ा सा अच्छा जो कि हम कर सकते हैं इस क्लास में। EMF सोर्स मतलब बैटरी के पोटेंशियल गिवन है आपको, इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कोई भी एक मेटल, ये क्या भैया वायर है, मेटल है हमारा, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी V पोटेंशियल दे रहा है जिसकी वैल्यू है 8.0, ठीक। इसमें करंट कितना जा रहा है, I बराबर 2 एम्पियर जा रहा है। तो जस्ट ओम्स लॉ अप्लाई करिए, V बराबर IR, ठीक। तो V कितना है, 8 है, I कितना है, 2 है, तो इंटू R निकालना है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। R बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया, खत्म। आइए अगले सवाल पर आइए। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। पहले कंडक्टर बनाइए, पहले आप डायग्राम बनाने की आदत जरूर डालिएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम जितना बनाएंगे उतना आगे आसानी होगी। ये 10 वोल्ट का है, ये इस पर जो रेजिस्टेंस ये दे रहा है 2.5 ओम का दे रहा है। तो पूछा जा रहा है इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा। तो फिर से अप्लाई करिए, V बराबर IR। V कितना है, 10 वोल्ट है, I का पता लगाना है, R कितना है, 2.5 है। तो यहाँ से अगर I की बात करूँ तो 100/25 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगेन 4 एम्पियर जा रहा होगा, खत्म। अब ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए है, तो ये मैं रखता हूँ होमवर्क के तौर पे, ठीक है। कमेंट योर आंसर्स, ठीक। चलो, और एक क्वेश्चन ये भी है, होमवर्क नंबर 3, ठीक है। और होमवर्क नंबर 4, 4 होमवर्क है। और उम्मीद ये रहेगी यार कि क्वेश्चन तुम लोग लगा के लाओगे, ये नहीं कि भैया के भरोसे फिर से उठे और फिर से चले आए। तो भैया के भरोसे मत आना, और जो डाउट होगा, जो डाउट आया होगा आज की क्लास में, वो भी क्या करोगे, कमेंट में कर दोगे, ठीक है। मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगा ओम्स लॉ के ऊपर कि कैसे वेरिएशन होता है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कभी भी आपके भी जिंदगी में कोई भी कठिनाई अगर बन के आए तो उसके आप फाइट करिए, उसको समझिए, उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद।